देहरादून में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सैनिकों से संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य की सराहना की। इस दौरान उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने सेना को सशक्त नहीं बनने दिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सेनाओं को न सिर्फ सशक्त किया गया बल्कि निर्णय लेने की शक्ति भी दी। तो मुख्यमंत्री ने सैनिकों से संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और इस दौरान जो है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना के शौर्य की गाथा तो कही, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला, उन्होंने कहा कि जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं उन्होंने कभी भी सेना को सशक्त करने का काम नहीं किया। सेना को सशक्त बीजेपी सरकार ने किया, पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी भी सेना को सशक्त बनने ही नहीं दिया और अब सेनाएं सशक्त हैं, उन्हें शक्ति दी गई है, खुली छूट दी गई है, जो कि पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी नहीं किया। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां पर हल्द्वानी की नव्या पांडे ने जूजित्सु में इतिहास रचा है। आपको बता दें कि जॉर्डन की राजधानी अमान में आयोजित 9वीं एशियन जूजित्सु चैंपियनशिप में नव्या ने 45 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक को अपने नाम किया। नव्या पांडे जूजित्सु खिलाड़ी के रूप में एशियन चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। नव्या की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें फोन कर बधाई दी है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने नव्या से शीघ्र ही मुलाकात करने की भी बात कही है। नव्या ने इस अवसर पर उत्तराखंड सरकार द्वारा दी गई नौकरी के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी जताया है। बहुत बहुत बधाई, मेरी शुभकामनाएं और बहुत अच्छा आपने जो ये उपलब्धि हासिल की है, इससे केवल देवभूमि उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश के लोगों को गर्व है, हम लोगों को, और बहुत खुशी हुई है। मेरी बहुत शुभकामनाएं, जब आप आएंगी तो हम लोग भेंट भी करेंगे और मेरी तरफ से आपके सभी कोचेस को भी, सभी साथियों को, माता पिता को, सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं और आपको विशेष रूप से शुभकामनाएं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरा तो पूरा दिन बन गया सर आपसे बात कर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। चलिए बहुत अच्छा। अभी वापस लौट गई कि अभी वहीं है? हाँ जी सर, मैं बस हल्द्वानी आ गई हूँ सर, कल ही पहुंची हूँ। अरे चलो चलो ठीक है, फिर किसी दिन मैं उधर हल्द्वानी आता हूँ या नैनीताल आता हूँ तो मुलाकात करेंगे, ठीक है, भेंट करेंगे। आपका आशीर्वाद चाहिए सर, आपने नौकरी दी है मेरे को दरोगा पर। चलो चलो, मैं बहुत अच्छा। घर में माता पिताजी को भी मेरी शुभकामना कहना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मध्य कई परिसंपत्ति को लेकर लगातार बैठकें होती रहती हैं। एक बार फिर परिसंपत्तियों को लेकर उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक करने वाले हैं। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में जल्द ही ये बैठक होगी। इस बैठक में बनवसा बैराज का विषय भी रखा जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश के स्वामित्व में है। उन्होंने कहा कि बनवसा बैराज अपनी 100 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, ऐसे में इसके ट्रीटमेंट के लिए यूपी के मुख्यमंत्री से बात की जाएगी। तो वहीं इस बैठक को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि आज तो केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भाजपा और यूपी में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ऐसे में जो परिसंपत्ति बंटवारे का काम हो जाना चाहिए था, वो अभी तक अधर में लटका हुआ है। तो देखिए, सिंचाई मंत्री की सीएम योगी के साथ बैठक होनी है, परिसंपत्तियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जहां एक तरफ जो है बीजेपी की इन मुद्दों को लेकर बैठक होनी है और कहा यह जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि परिसंपत्तियों को लेकर जो बंटवारे की बात यहां पर है, इस मुद्दे को पहले ही हल हो जाना चाहिए था, क्योंकि अगर उत्तराखंड की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, दोनों ही जगह जो है बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। तो ऐसे में जो है विपक्ष को मौका मिला है तंज कसने का। विपक्ष ने बिल्कुल इस मुद्दे को आड़े हाथों लिया और सत्ता पक्ष पर जोरदार निशाना साधा गया है। तो सिंचाई मंत्री की सीएम योगी के साथ परिसंपत्ति को लेकर महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बैठक में बनवसा बैराज का विषय रखा जाएगा। अभी हमने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने योगी आदित्यनाथ जी से मिलने जाना है और परिसंपत्तियों का हमने फैसला करना है। उसमें सिंचाई विभाग के कुछ बैराजेज हैं, जैसे खास करके बनवासा का बैराज जो है
वो उत्तर प्रदेश के पास है और वो अपनी आयु पूरी कर चुका है, 100 साल उसकी आयु हो चुकी है। अगर उसमें कोई भी डैमेज हो जाएगा तो नेपाल से हमारा आवागमन जो है वो बंद हो जाएगा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि यूपी इसको ठीक करे, उसका जो है रेट्रोफिटिंग करे, नहीं तो फिर हम उत्तराखंड उसकी रेट्रोफिटिंग करेगा, क्योंकि हमारे लिए बहुत वो आवश्यक है। इसके साथ साथ और भी जो परिसंपत्तियों का मामला है, कुछ नहरों का है और चीज़ों का मामला है, वो हम ठीक करना चाहते हैं। हमारा जो इकबालपुर में जो वाटर लेवल है बहुत क्रिटिकल हो गया है, डार्क जोन में चले गया है, तो हम चाहते हैं वहाँ भी एक नहर निकले जिससे कि वहाँ भी सिंचाई जो है हो सके। उसके लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हमने प्रार्थना की है। उनको लगभग 4000 क्यूसेक्स पानी हम दे रहे हैं, जबकि उनको 3000 ही चाहिए था। अतिरिक्त जो पानी है उसमें से हम 650 क्यूसेक्स पानी चाह करके चाहते हैं कि इकबालपुर नहर को हम चालू करें, तो उसकी भी बातचीत हो रही है। बाणगंगा की भी बातचीत हो रही है जो आपके शुक्रा ताल में जाके निकलेगी। तो इन सब बातों पर चर्चा होगी और इनका चलिए बढ़ेंगे आगे। प्रदेश की राजनीति में साल 2016 में भूचाल लाने वाले चर्चित दल बदल प्रकरण और इस दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग मामले में अब सीबीआई एक्शन करने के मूड में नजर आ रही है। खबर यह है कि सीबीआई इस बहुचर्चित मामले की जांच में तेजी लाते हुए दल बदल करने वाले तत्कालीन विधायकों और अन्य संबंधित नेताओं को समन भेजना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही अलग अलग तारीखों पर तलब भी किया गया है। तो वहीं इसको लेकर कांग्रेस नेता गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि सीबीआई केस का जिन्न की तरह बोतल से बाहर आना मतलब हरदा की न्याय यात्राएं निशाने पर हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव तक कुछ न कुछ ऐसी हरकतें करती रहेगी जिससे हरीश रावत चुनाव को लेकर सक्रिय न रहें, जिससे भाजपा को आगामी चुनाव में नुकसान न हो। तो देखिए, कांग्रेस नेता गरिमा मेहरा दसौनी ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अब ये सिलसिला जो है बीजेपी का, जिस तरीके से बीजेपी कर रही है वो चुनाव तक निरंतर जारी रहने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को खतरा है और हरीश रावत चुनाव ना लड़े, इसको लेकर बीजेपी तरह तरह के जो है चीजें कर रही है। ये तो होना ही था, इसके लिए हम पहले से मानसिक रूप से तैयार थे, क्योंकि हमने ये देखा है पूर्व में भी कि जब जब माननीय हरीश रावत जी भाजपा की पोल खोलने के लिए निकलते हैं, वो क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाते हैं, तब जो है ये सीबीआई का और स्टिंग का जिन जो है बोतल में से बाहर निकाला जाता है, क्योंकि अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती भी नजर आ रही है भाजपा को। और हरदा का तीर जो है वो बिल्कुल सटीक निशाने पर लगा है। उनकी ये जो न्याय यात्राएं हैं भाजपा के झूठ का भांडाफोड़ पर्दाफाश फाश करने के लिए, ये जो है ये दिल्ली दरबार तक इसकी गूंज पहुंच चुकी है, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। और वहीं से जो है सीबीआई को निर्देशित किया जा चुका है कि ये जो सीबीआई जांच है और जो स्टिंग का जिन है, इसको एक बार पुनः आप सोचिए, इनकी कार्य प्रणाली और कार्यशैली पर कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह है ये कि 2016-17 के मामले को आप 2025 यानी कि 10 साल बाद भी अगर निपटारा नहीं करा पा रहे हो, दूध का दूध पानी का पानी नहीं कर पा रहे हो, तो फिर ये सीबीआई के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा करता है कि आप किसके कहने पे चल रहे हैं और आप किस तरह से पक्षपातपूर्ण रवैया। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में भाजपा नेता और पूर्व मंत्री के बेटे पुलकित आर्य समेत 3 को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। पुलकित के अलावा उसके 2 कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भी सजा सुनाई गई है। कोटद्वार जिला कोर्ट ने इस मामले में 2 साल 8 महीने के बाद फैसला दिया है। तीनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। आपको बता दें कि 18 सितंबर 2022 को अंकिता गायब हो गई थी और 24 सितंबर 2022 को अंकिता का शव चीला नहर में मिला था। तीनों आरोपी पुलकित आर्य, गौरव भास्कर और तीनों को जो अभियुक्त थे, तीनों को 302 धारा में और जो विभिन्न धाराएं और लगी थी उनमें दोषी सिद्ध कर दिया गया। और दोनों पक्षों के वकीलों से उस पर बोलने के लिए कहा गया कि वो जिरह करने के लिए कहा गया। तो जो पुलकित आर्य के अधिवक्ता थे उन्होंने कहा कि कम से कम सजा दी जाए, और इधर जो अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता थे उन्होंने इस बात को कहा है कि सजा के साथ साथ कठोर से कठोर सजा दी जाए और सजा के साथ साथ अंकिता भंडारी के जो परिवार को मुआवजा दिया जाए, जिससे कि उनके
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल का अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर बड़ा बयान सामने आया। जी हां, गणेश गोदियाल ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में दोषियों के खिलाफ जो सजा का प्रावधान है उसमें उन्हें उम्र कैद की सजा मिली है, तो ये पूर्ण सजा नहीं है। उन्होंने कहा कि इसमें सख्त से सख्त सजा ये है कि दोषियों को सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए। ये सजा तब तक अपूर्ण है जब तक उस तथाकथित वीआईपी को सजा ना मिल जाए। भंडारी हत्याकांड में दोषियों के खिलाफ जो सजा का प्रावधान है उसमें उन्हें उम्र कैद की सजा मिली है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि यदि ये उम्र कैद की सजा मिली है तो ये सजा पूर्ण सजा नहीं है। इसमें सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा ये है कि दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। इसके साथ साथ ये पूरा न्याय तब तक, ये पूरा प्रकरण तब तक, इस प्रकरण में न्याय नहीं माना जाएगा जब तक कि जो तथाकथित वीआईपी है उस तथाकथित वीआईपी का नाम उजागर होकर उसको भी सजा न मिले तब तक। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने आज बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और निश्चित रूप से अंकिता को आंशिक न्याय दिलाता है। उन्होंने आगे कहा कि न्यायालय ने दोषियों को सजा दी है, लेकिन ये पूर्ण न्याय नहीं है। आज भी ये स्पष्ट नहीं है कि किन वीआईपी व्यक्तियों को बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने प्रयास किए। माहरा ने कहा कि जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते तब तक ये मामला अधूरा ही रहेगा। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को जनता के बीच लगातार उठाती रहेगी और सरकार से जवाबदेही की मांग करती रहेगी। भंडारी मर्डर केस में जज साहब ने फैसला दिया और 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी है। हम उनके इस फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि कोर्ट अपना फैसला सबूतों के आधार पर करती है। अभी ये न्याय अंकिता का पूरा नहीं हुआ है जब तक वीआईपी का नाम सामने नहीं आता और उन नेताओं को सजा नहीं होती जिन्होंने सबूत मिटाए, डोजर चलवाया, अंकिता का कमरा तोड़वाया, जिन्होंने अंकिता का बिस्तर तालाब में डाल दिया, स्विमिंग पूल में, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? वो पुलिस के अधिकारी जिसने कमरे को वीआईपी बताया, उसके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होती, उस विधायक और उस बड़े नेता के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होती जिसने पूरे सबूत मिटाने का काम किया, डोजर चलवाया, आग लगवाई, और आग एक बार नहीं 17 दिन के बाद दोबारा आग लगी है, तो हम अंकिता के न्याय को आज अधूरा न्याय मानते हैं। प्रकृति को अपनाने। खबर देहरादून के जिला अस्पताल से है, जहां पर कोरोनेशन अस्पताल ने मरीजों को खून की आवश्यकता पड़ने पर अन्य अस्पताल या ब्लड बैंक से खून उपलब्ध कराने के लिए रक्त गरुड़ वाहन की शुरुआत की है। इस बात को लेकर कोरोनेशन अस्पताल के पीएमएस डॉक्टर वीएस चौहान ने कहा कि रक्त लेने के लिए मरीज के परिजनों से 50 रुपए शुल्क लिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई भी मरीज शुल्क देने की स्थिति में नहीं है तो ये सुविधा उसे मुफ्त में दी जाएगी। पीएमएस ने कहा कि गरुड़ वाहन में तैनात चालक को संबंधित ब्लड बैंक या फिर अस्पताल के बारे में पता होगा जहां से खून की व्यवस्था हो सके, ताकि मरीज के परिजनों को भागदौड़ करने की आवश्यकता ना पड़े। जिलाधिकारी महोदय के सौजन्य से हमें जो है गरुड़ वाहन उपलब्ध कराया गया है। इसका नाम है रक्त गरुड़ वाहन। किसी पेशेंट को अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो उसको अटेंडेंट को परेशान ना होना पड़ेगा। मान लो हमारे यहाँ ब्लड बैंक नहीं है, उसको दून अस्पताल से लाना है या कहीं और से ब्लड लाना है, तो हमारे यहाँ से स्पेशल उसको व्हीकल दिया जाएगा जिसका नाम रक्त गरुड़ वाहन है। उसका चार्ज फिक्स होगा 50 रुपये, 50 रुपये से ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और अगर वो पेशेंट गरीब है, 50 रुपये पे करने लायक नहीं है, तो वो पीएमएस के अनुरोध पर फ्री भी किया जा सकता है, लेकिन उसको सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं से भी ब्लड मिले, लेकिन वो ब्लड मिल जाए उसको, और खुद ना दौड़ना पड़े इधर, क्योंकि पेशेंट को, वो अटेंडेंट को पता नहीं होता कि कहाँ से लाना है। तो गरुड़ वाहन में हमारे जो ड्राइवर होगा उसको सब पता होगा कि कहाँ कहाँ मिल सकता है। हम भी फ़ोन से कांटेक्ट करेंगे कि भाई कहाँ आपके यहाँ ये ब्लड ग्रुप अवेलेबल है, हम उसको वहीं भेजेंगे।
देहरादून में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पिछले कोरोना काल के वॉरियर को अब तक उनका भुगतान नहीं मिला है। इसको लेकर सरकारी सत्ता गल्ला एसोसिएशन की ओर से किए गए प्रदर्शन पर कांग्रेस नेता प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पहले भी कोरोना वॉरियर्स को मुआवजा देने की बात कही थी, लेकिन अब तक उन लोगों का भुगतान नहीं हुआ है। सरकार को इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। सरकार को तुरंत ही उनका ड्यू क्लियर कर आगे का रास्ता साफ करना चाहिए। ये बात कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त भी उठाई थी कि जो कोरोना वॉरियर्स थे, जिन लोगों ने कोरोना के टाइम पे, चाहे वो पैरा स्टाफ हो हॉस्पिटल्स का या अन्य लोग हो जिन्होंने एज अ कोरोना वॉरियर काम किया था, उनको एक तो जॉब से भी हटा दिया गया क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्चुअल थे, उनकी कार्य अवधि भी बढ़ाई नहीं गई और उनको मुआवजा भी नहीं दिया गया। जो भी प्रस्तावित था उन्हें देने के लिए लाभ उनको नहीं मुहैया कराया गया। और एक बार फिर आप देख रहे हैं कि कोरोना की जो दस्तक है, अभी जो है 3 डॉक्टर्स को मिला करके 8 लोग जो हैं वो उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और इस स्थिति में एक तरफ केंद्र सरकार स्वास्थ्य विभाग आपको हिदायत दे रहा है कि अपने जो अस्पताल हैं उनको जो है हर चीजों से सुसज्जित कर लीजिए, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे। राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे को लेकर विपक्ष जहां सरकार पर लगातार हमलावर है, तो वहीं भाजपा विपक्ष के इन बयानों को बेबुनियाद बता रही है। भाजपा प्रवक्ता विपिन कैथोला ने कहा कि आज राज्य की धामी सरकार युवाओं को सबसे ज्यादा नौकरी देने का काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी डॉक्टर्स की भर्ती की जा रही है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा और ऐसे में धामी सरकार इस दिशा में लगातार काम भी कर रही है। उत्तराखंड राज्य आज विकास की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है और चाहे वो सारे विभाग हों, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के वर्क हों या अन्य काम हो, सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार ने, धामी जी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने मिलकर के, डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड के विकास के लिए काम किए हैं। आप खनन में देखेंगे तो रेवेन्यू बढ़ा है, आप अन्य विभागों में देखेंगे तो रेवेन्यू बढ़ रहा है और जो बेरोजगारी दर थी, जो राष्ट्रीय औसत की दर होती है, उसको भी हमने जो है रोजगार देने में हम आगे हैं। तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के अंदर हमने चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, आउटसोर्सिंग हो, सभी माध्यमों से रोजगार देने का काम किया है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड के चहुमुखी विकास की ओर हर विभाग की अगर जो आप समीक्षा करेंगे तो उन्होंने विकास की ओर आगे कदम बढ़ाए हैं। निश्चित रूप से धामी सरकार आने वाले समय में, जो हमने कहा है और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि ये दशक उत्तराखंड का होगा। बढ़ेंगे आगे। पीएम श्री राज्य के इंटर कॉलेज में प्रतिभा एवं प्रांतीय लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने जिले के सरकारी विद्यालयों को 10 करोड़ 72 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इसके साथ ही राज्य के इंटर कॉलेज में आर्ट और कॉमर्स की शिक्षा भी अब दी जाएगी। इस खास कार्यक्रम में मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षा ले रहे 40 लाख छात्र छात्राओं को सरकार लगातार सुविधाएं देने का काम कर रही है और पूरे प्रदेश के पीएम श्री स्कूलों को 2-2 करोड़ रुपए भी दिए जा रहे हैं, जिससे उनमें विभिन्न सुविधाएं दी जा सकें।